Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius and today we're going to talk about the Krebs cycle। और आज हम बात करेंगे कुछ साइकिल की, ठीक है। और इसी साइकिल पे बैठ के हम बहुत ही दूर तक जाएंगे, राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द अमेजिंग टॉपिक क्रेब्स साइकिल। अच्छा, क्रेब्स साइकिल में क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट द साइकिल, ये गोल गोल चक्र पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली बाय रेगुलेशन, सो वी हैव टू टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द क्रेब्स साइकिल, जो कि बहुत छोटा है, सिर्फ 3 एंजाइम के बारे में बात करनी है और थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्रेब्स साइकिल, देन द मेटाबॉलिक रोल एंड द एनाप्लूरेटिक रोल। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं शुरू से। किससे शुरू करेंगे? वही हमारे सर हैंस क्रेब भैया से। सो क्रेब साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका नाम था क्रेब, केकड़ा नाम था इनका क्रैब नहीं, क्रेब था नाम। सो सर हैंस क्रेब जिन्होंने ये साइकिल निकाली थी, और कब निकाला था? 1937 में, ठीक है। दिस क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म इन दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड, राइट। सो दिस सिट्रिक एसिड, पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रिक एसिड से बनता है, सॉरी सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड से नहीं बनता। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड होता है 6 कार्बन का। सो दैट्स वाई दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C6 साइकिल। हमने नीट में पढ़ा था ना, C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, उसमें से C6 साइकिल कौन सा है? दिस वन, द क्रेब्स साइकिल। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिक ट्रैफिक साइकिल। वाई मेटाबॉलिक ट्रैफिक साइकिल इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्रेब्स साइकिल इज लाइक अ सेंटर में होता है एकदम से, और इससे जो जो इसके इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स होते हैं ना, लाइक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या कि ये हो गया, ये हो गया, ये सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ना किसी जगह पे यूटिलाइज होते हैं। किस लिए? टू मेक अनदर प्रोडक्ट। सो द इंटरमीडिएट ऑफ दिस साइकिल is being used in another metabolism to make another product. That's why this is the metabolic traffic pathway, right? चलो, इतनी खतरनाक चीज़ को ढूंढा था इन्होंने, मानना पड़ेगा भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ पे। लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था कि हमारा था ये ग्लूकोज जिसको हमने तोड़ दिया था पायरुवेट में, राइट। तो ग्लूकोज हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट से हमने लिंक रिएक्शन पढ़ा था। लिंक रिएक्शन में हमने देखा था कि एसिटाइल कोएंजाइम A was the final product in the link reaction. Now from the acetyl coenzyme A, what is the fate? Fate क्या है इसका? तो जब आप पूरी मेटाबॉलिज्म पढ़ लोगे ना, तो आपको एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर ब्रीफ आंसर क्वेश्चन, या फिर इवन आपको पता है मेरे वाइवा में मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ दिस एसिटाइल कोएंजाइम A, और लिटरली तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने एक जवाब दिया, मैडम ने कहा और बताओ। मैंने फिर दूसरा जवाब दिया, मैडम ने कहा और बताओ। मैंने तीसरा बोला, मैडम ने कहा और बताओ। मैंने चौथा बोला, मैडम ने कहा और बताओ। पांचवा, छठा, सातवां, मतलब 7, 8, 9 चीज़ मैंने बताई, मैडम फिर भी बोलती जाती और बताओ और बताओ और बताओ। दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस एसिटाइल कोएंजाइम होल्ड्स। मतलब जब आप पूरी मेटाबॉलिज्म पढ़ लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ये एक ऐसा कंपाउंड है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, राइट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इज अ क्रेब्स साइकिल, राइट। थोड़ी देर बाद जब हम फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि एसिटाइल कोएंजाइम से ही फैट सिंथेसाइज होती है। और जब आप बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे बीटा ऑक्सीडेशन के बाद जो एंजाइम, जो प्रोडक्ट रिलीज होता है, वो भी एसिटाइल कोएंजाइम ही है बीटा ऑक्सीडेशन के बाद। सो आप समझ सकते हो ना कि अब क्रेब्स साइकिल, दिस लिंक रिएक्शन, दिस फैटी एसिड सिंथेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन एंड मैनी मोर थिंग्स, all the things are going to get converted or being synthesized from acetyl coenzyme में। तो आज हम पहला फेट ऑफ द acetyl coenzyme में पढ़ेंगे, जो कि होता है क्रेब्स साइकिल। समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि पूरा मेटाबॉलिज्म में हमें क्या पढ़ना है। तो वन ऑफ द थिंग्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। चलो, तो क्रेब्स साइकिल देखते हैं। अच्छा, साइकिल का मतलब क्या होता है? गोल 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 गोल, मतलब कहीं से शुरू होना और घूम के आके वहीं पर ख़त्म हो जाना। मतलब ख़त्म तो नहीं होता, बट द प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग अनलेस एंड अल्टिल कोई भी एक प्रोडक्ट मिस हो जाए, कोई भी एक एंजाइम ब्लॉक हो जाए, या फिर कोई भी कोई भी एक प्रोडक्ट या फिर कोई भी एंजाइम को हम आइसोलेट करके वहाँ से निकाल दे, मतलब कुछ भी कर दे, कोई एक जगह पे कुछ हम रोक देंगे, तो क्या होगा? ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी या फिर इनिबिट हो जाएगी, राइट। और उसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम इनिबिशन भी पढ़ेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस वॉज आवर कंपाउंड
एसिटाइल को एंजाइम ए, राइट। तुम्हें वो चेंज आ रहा है ना, पहले वाली ये बैकग्राउंड थोड़ी सी डार्क थी, अभी ये बैकग्राउंड थोड़ी वाइट हो गई है। ये सब कमाल है यश भैया का। यश भैया ने हमारे नोट ले गए यश भैया, और उन्होंने अपने फ़ोन से, ये रहा उनका फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S24, सारे नोट्स के फ़ोटो खींच के PDF रख लिया और हमें सारा फ़ोटो भेज दिया। ये लो सर पढ़ाओ। शुक्रिया यश भैया आपका। ही इज़ वन ऑफ योर बैचमेट। यस, ही इज़ वन ऑफ योर बैचमेट। सो एसिटाइल कोएंजाइम A. So acetyl coenzyme A, from the link reaction, it combines with oxaloacetic acid. oxaloacetic acid को ऐसा भी लिखते हैं OAA। तो कहीं पे OA लिखा होगा ना तो डर मत जाना कि ये कौन सा कंपाउंड है O करके, ठीक है। तो oxaloacetic acid OAA, this acetyl coenzyme A and this oxaloacetic acid इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर, ये तीनों कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड बनाते हैं, राइट। तो सर सिट्रेट क्यों लिखा है? अरे तुम्हें पता है ना, जब भी कोई एसिड अपना H+ डोनेट कर देता है तो हम उसको एसिड ना बोल के 8 लगाते हैं लास्ट में, जैसे सिट्रिक एसिड तो सिट्रेट। याद आ रहा है? नीट, राइट। सो एसिटाइल कोएंजाइम में वाटर एंड देन oxaloacetic acid, they get condensed into a reaction called citrate synthesis, राइट, और कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम आइदर बोलेंगे कि सिट्रेट को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। और इसमें एंजाइम कौन सी होगी, सिट्रेट सिंथेसिस, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा सिट्रेट है ना, अब ये 6 कार्बन कंपाउंड है। सी दिस वन इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है ना, दिस वन इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। ऑलवेज रिमेंबर, देखो मैं छोटी छोटी बातें नहीं बता रहा क्योंकि मुझे लगता है तुम नीट में बहुत 600 से ऊपर नंबर लेकर आए हो, राइट, 650 लेकर आए हो, तो तुम्हें इतनी बातें तो पता होगी कि ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारी चीज़ तुम्हें पता होगी ना। इसलिए मैं स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बोल दूंगा और तुम समझ जाना, ठीक है। सो दिस इज़ द 4 कार्बन कंपाउंड एंड दिस वन इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड। दोनों मिलकर बनेगा ऑब्वियसली 6 कार्बन कंपाउंड, राइट। और इसमें 3 OOH ग्रुप होता है, ठीक है। याद आ रहा है, नीट में सब था यार, 3 OH, इसमें 3 होता है, इसमें 3 होता है और इसमें 3 OH ग्रुप होता है। सो सिट्रेट इज़ अ फर्स्ट कंपाउंड, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज सिट्रेट साइकिल। नाउ इसके बाद सिट्रेट के बाद क्या होता है, आइसोमेराइजेशन होती है। यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चरली बात करूँ तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक COH ग्रुप उठ के दूसरी COH ग्रुप के पास चला जाता है। तो दिस इज जस्ट अ लोकेशन चेंज करना एक अल्कोहल का, राइट। अल्कोहल का चेंज करते हैं ना, अल्कोहल का ही चेंज करते हैं, नॉट COH का नहीं चेंज करते, अल्कोहल का चेंज करते हैं नॉर्मली, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, अल्कोहल का चेंज करते हैं, देख लेना, ठीक है। तो सिट्रेट ग्रुप से क्या होता है, आइसोसिट्रेट बनाते हैं, यानी कि आइसोफॉर्म बनाना। सो सिट्रेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट। और ये किस एंजाइम की वजह से होता है, ये होता है सिस एकोनिटेज की वजह से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन। सो दिस इज द आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन क्या था, कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम में वाटर एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिल के क्या बना रहे थे, सिट्रेट, एंड सिट्रेट इज कन्वर्टेड टू द आइसोसिट्रेट बाय द हेल्प ऑफ द सिस एकोनिटेज एंजाइम एंड दिस इज नोन एज द आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ओके, अब सुनो, जो ये सिस एकोनिटेज है ना, इसको इनहिबिट करने के लिए होता है फ्लोरोएसिटेट कंपाउंड। सो दिस फ्लोरोएसिटेट विल गोइंग टू इनहिबिट कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, जो नॉर्मली क्या, देखो ये है एंजाइम, दिस इज व्हाट, एंजाइम। और आपको पता है एंजाइम के पास एलोस्टेरिक साइड होती है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होता है। तो अगर मैं कोई कंपाउंड ऐसा दे दूं जो इसको इनहिबिट कर देगा तो ये सारी प्रोसेस रुक जाएगी। तो वन ऑफ द पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं रैट पॉइजनिंग, तो रैट पॉइजनिंग में क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ द फ्लोरोएसिटेट, तो रैट की वजह से ये रिलीज होगा, राइट। और ये क्या करेगा, सिस एकोनिटेज को इनहिबिट कर देता है, दैट्स वाई द क्रेब्स साइकिल स्टॉप्स। अगेन complete. So we are done with the first step, we are done with the second step. Now let's talk about the third step. Now third step में शुरुआत कहाँ से हो रही है, आइसोसिट्रेट सबस्ट्रेट से हो रही है। सो दिस इज द आइसोसिट्रेट। अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, सुनो, हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। व्हाट वी वर डूइंग फ्रॉम द स्टार्ट, हम क्या कर रहे थे, ग्लूकोज ले रहे थे एंड ग्लूकोज को हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया और बन गया पायरुवेट। पायरुवेट का अगेन हमने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करके हमने क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब अगेन हम एसिटाइल कोएंजाइम को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे और उसको क्या बनाएंगे, CO2
प्लस एनर्जी, एनर्जी, राइट। और मैंने आपको कल ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी ऑक्सीडेशन होती है एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी रिडक्शन होती है उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। यू गॉट दैट। तो अब हम क्या करेंगे, हम आइसोसिट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ऑक्सीडाइज करके क्या करेंगे, हम उसमें से एनर्जी निकाल लेंगे, राइट। चलो, तो पहला स्टेप देखो, आइसोसिट्रेट से हमें बनाना है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या बनाना है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, बट इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में बनता है ऑक्सैलोसक्सिनेट एंड सेकेंड स्टेप में बनता है कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। फिर से बोलूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव स्टेट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम एनर्जी निकालते हैं, राइट। मैंने क्या बोला, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। तो पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा स्टेप होता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, एनर्जी निकालना, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एनर्जी निकालने का काम। तो देखो ये रहा NAD प्लस, और इससे क्या बन गया NADH, राइट। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन उधर से निकाल दिया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है ना, या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या फिर हाइड्रोजन निकाल दो। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन निकाल दिया, राइट। तो हमारा जो ये नॉन एनर्जेटिक कंपाउंड है वो कैसे बन गया, एनर्जेटिक कंपाउंड। आपको पता है ना, ये हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड है, इससे हम ATP सिंथेसाइज करते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने पूछा था कि इसका फुल फॉर्म लिख के बताओ, कमेंट करो। कमेंट नहीं आया अभी तक, तुम जब तक कमेंट नहीं करोगे मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बता रहा लेक्चर में, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, ऑक्सैलोसक्सिनेट, और ये स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन। नाउ सेकेंड फेज में क्या होगा, सेकेंड फेज में डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो डी का मतलब निकालना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप निकाल देना। सो वी आर रिमूविंग CO2। तो हमने क्या किया, डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पकड़ के उसमें से निकाल दिया, राइट। तो उसके बाद क्या बन जाता है, ऑक्सैलोसक्सिनेट्स के बाद क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, राइट। सो दिस वाज द 2 स्टेप, जो कि हम एक सिंगल स्टेप में कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे सिंगल स्टेप में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या, ये वाला स्टेप। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या, ये वाला स्टेप। तो इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आइसोसिट्रेट क्यों लिखा, मैंने आपको कल ये बताया था कि जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिस साइड में NADH प्रोड्यूस होता है उसका अपोजिट वाला साइड का एंजाइम लिखते हैं। तो सी देखो, इस स्टेप में देखो, एक सबस्ट्रेट आपको ये दिख रहा है और एक प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा है। तो मुझे बताओ एनर्जी कौन सी साइड पे है, इस साइड पे प्रेजेंट है या इस साइड पे प्रेजेंट है, इस साइड पे प्रेजेंट है। तो अपोजिट वाला साइड का नाम लिखोगे। तो इस साइड पे एनर्जी प्रेजेंट है, तो अपोजिट वाला साइड ये हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे आइसोसिट्रेट। और आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी निकाल रहे हो, राइट। आप एनर्जी निकाल रहे हो, तो क्या लिखोगे, डिहाइड्रोजिनेस, राइट। सी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। नाम समझ आया कि नाम ऐसा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस क्यों लिखा है, क्योंकि हम सिट्रेट में से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, राइट। सो वी आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस सिट्रेट, दैट्स व्हाई आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस इज एंजाइम। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो आवर फर्स्ट स्टेप वाज कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच दिस acetyl coenzyme में water and oxaloacetic acid combined to form the citrate, and citrate was converted to the isocitrate via cis-aconitase enzyme, and this process is known as isomerization. And after isomerization, this isocitrate is going to be oxidized to release NADH, right, and form the oxaloacetic acid, oxalosuccinate, right, oxalosuccinate. Now, and this oxalosuccinate is going to convert into alpha ketogluteric acid by removing a CO2, and this whole step is known as oxidative decarboxylation by the help of the enzyme isocitrate dehydrogenase. You got that? Now let's move on to the fourth step. So this was the first reaction, condensation, second reaction isomerization, third reaction oxidative decarboxylation, and now let's move on to the fourth reaction. अब हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, we have alpha ketogluteric acid, right? अब सुनो एक और कॉन्सेप्ट, हमारे पास क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम में, राइट। इसमें कितने कार्बन थे, 2 कार्बन। हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, वी हैव रिमूव्ड 1, है ना।
हम तो अपने पास एनर्जी कितना लेकर आए थे, हम अपने पास एनर्जी इतना लेकर आए थे, एसिटाइल कोएंजाइम यानी कि 2 कार्बन हम लेकर आए थे। तो 1 कार्बन तो मैंने निकाल दिया, अब बच गया 1 कार्बन। तो इसको और मैं क्या करूँगा, इसको भी एज अ CO2 निकाल दूंगा। तो समझ रहे हो ना कि जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा हमारा एक CO2 निकल जाएगा, राइट। देखो साइकिल जो है ना, साइकिल ऐसे घूम के आती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसका साइकिल का मेन काम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम को CO2 के फॉर्म में बाहर निकालना। तो एसिटाइल कोएंजाइम को CO2 के फॉर्म में बाहर निकालना। तो एसिटाइल कोएंजाइम बिकॉज इट हैज़ 2 कार्बन्स, हमें 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। यू गॉट दैट। एसिटाइल कोएंजाइम हमारा मेन सबस्ट्रेट था, तो मुझे उससे क्या बनाना है, एनर्जी बनाना है। मुझे उससे क्या बनाना है, एनर्जी बनाना है, राइट। अगर मुझे उससे एनर्जी बनाना है तो मैं क्या करूँगा, उसमें से एनर्जी निकाल लूँगा और 2 कार्बन जितने हुए उनको मैं एज अ CO2 बाहर निकाल दूंगा। तभी तो हम कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। वो CO2 कहाँ से आता है, यहीं से आता है, राइट। यू गॉट दैट। तो हमने एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर लिया, उसमें हमें NADPH एनर्जी मिल गई। अब हम दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे, फिर हमें एनर्जी मिल जाएगी। यू गॉट दैट। अब सुनो, अब तुम कहोगे सर हमारे पास तो 6 कार्बन कंपाउंड है, तो हम 6 बार CO2 निकाल देते हैं ना, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो नहीं नहीं नहीं, हमें क्या चाहिए, ये साइकिल को चलाने के लिए वापस हमारा इनिशियल प्रोडक्ट चाहिए। तो दैट्स वाई जो हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो यूज़ किया था हमने पहले, उसको हमें वापस से बनाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम को यूज कर लेंगे और इसको वापस रीजेनरेट कर देंगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 phases, नॉट 2 phases, बेसिकली 3 phases इन दिस साइकिल। पहला फेज क्या है, फिक्सेशन। पहला फेज क्या है, फिक्सेशन। देखो ये बुक्स में नहीं लिखी, ये मेरे कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ने के लिए बनाता हूँ। सो देयर इज फर्स्ट स्टेप इज फिक्सेशन, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे एक कंपाउंड में जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज फिक्सेशन। ये क्या है, फिक्सेशन। उसके बाद आएगा हमारा ऑक्सीडेटिव फेज। तो सी दिस इज द ऑक्सीडेटिव एंड डीकार्बोक्सिलेटिव फेज। दिस इज ऑक्सीडेटिव एंड डीकार्बोक्सिलेटिव फेज। अब हमने अपना काम कर लिया एंड वी हैव टू रीजनरेट द इनिशियल सबस्ट्रेट। तो दिस इज रीजेनरेशन stage. So we have 3 phases in the Krebs cycle. First is fixation. Fixation क्या कर रहे हो आप किस चीज़ का, एसिटाइल कोएंजाइम को फिक्स कर रहे हो एज अ सीट्रेट फॉर योर डिजायरेबल सबस्ट्रेट। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर दोगे। तो 2 बार ऑक्सीडेशन करोगे, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, राइट। तो 2 CO2 बाहर निकल जाएगी। अब सीट्रेट में 6 कार्बन थे, सीट्रेट में कितने थे, 6 कार्बन। तो आपने 2 तो कार्बन निकाल दिया, तो आपके बच गए 4 कार्बन। और आपको पता है कि ऑक्सैलो एसिटिक है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन की होती है। तो आपको रीजनरेशन करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू रीजनरेट इट। आपको समझ आया क्या, दिस वॉज द होल सिनेरियो जो हमें याद करना है। देखो मुझे पता है तुम सोच रहे हो सर निमोनिक बताओ ना, वो वाला पापा मामा काका चूचा क्या बोलते हैं, FBI, वो सब बेकार है वो सब। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो, सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो याद हो गया ना। निमोनिक्स याद करोगे यार, बाद में निमोनिक्स नहीं याद आता, फिर ये भी गया। कम से कम ये याद करोगे तो नाम तो याद आएगा कि हाँ सीट्रेट था, आइसोसीट्रेट था, ऑक्सैलोसक्सिनेट था, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड थी, ये याद आता है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, कंडेंसेशन रिएक्शन हमने समझ लिया था, हमने आइसोमराइजेशन समझ लिया था, हमने पहली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर दी जिसमें हमने एक CO2 निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा CO2 निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से करूँगा, क्या करूँगा, उस लड़की को प्रपोज जो कि मुझे धोखा देके चली गई, अरे वो नहीं, ये मैं क्या करूँगा, दूसरा CO2 निकाल दूंगा, राइट। सो माई फर्स्ट CO2 वॉज लाइक हेयर, और सेकेंड CO2 कहाँ से निकालूंगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से। तो देखो यहाँ पे मेरा CO2 निकल गया, मेरा CO2 बाहर निकल गया, राइट। और मैंने एक क्या बना दिया, एनर्जी, NADH बना दिया। और NADH कैसे बनता है, NAD प्लस आता है, NAD प्लस आता है और बन जाता है NADH, राइट। तो NAD प्लस आया, NADH बन गया और CO2 निकल गया। तो देखो इसमें भी 2 रिएक्शंस हो रही है, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन वाली और एक ऑक्सीडेशन वाली। ऑक्सीडेशन वाली कैसे पता चला, क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है, समझ आया। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है,
सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सर कोएंजाइम में कहाँ से आया? तो कोएंजाइम में बाहर से ऐड हो जाता है। सर क्यों ऐड हुआ? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी यील्ड रिएक्शन है। दिस इज़ वेरी हाई यील्ड एनर्जी रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम एक कोएंजाइम ए इसमें डाल देते हैं, ठीक है, राइट। अब सुनो, याद करो ग्लाइकोलिसिस में मैंने बताया था कि जब भी 1,6 बीस क्या बोलते उसको, फ्रक्टोज जब टूटता है तो डाईहैप प्लस एल्डिहाइड बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी डालते हैं, तो 1,3 बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देते थे हम, याद आया? वो भी बहुत हाई यील्ड का पाउडर था। तो जैसे उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम डालते थे ना, राइट, इधर भी हम एक कोएंजाइम में एक्स्ट्रा डाल देते हैं, राइट। तो ये स्टेप आपको समझ आया क्या, कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से हमारा बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम इस प्रोसेस में एक NADPH निकलेगा, NADH निकलेगा एंड एक CO2 निकलेगी, और कोएंजाइम में बीच में ऐड हो जाएगा। दैट्स वाई बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अब इस प्रोसेस को कराने के लिए एक एंजाइम चाहिए, तो उस एंजाइम का नाम क्या होगा? देखो एनर्जी किधर बन रही है, इस साइड बन रही है कि इस साइड बन रही है? एनर्जी इस साइड बन रही है, तो नाम किसका जाएगा? अपोजिट साइड का। क्यों? क्योंकि हम इसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे, इसलिए अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। किधर से हाइड्रोजन निकाला हमने? इसमें से हाइड्रोजन निकाला, दैट्स वाई अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये रहा हमारा एंजाइम। ये रेगुलेशन में थोड़ी देर में समझाता हूँ कि ये प्लस माइनस क्या लिखा है, थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम है ना। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर से इस पे कोएंजाइम में निकाल देंगे। जो कोएंजाइम हमारा ऐड किया था ना, अब उस कोएंजाइम को हम निकाल देंगे, राइट। तो पहले ऐड किया फिर निकाल दिया, वो तो वही बात है कि वो लड़की थी बड़ी चालू, मुझे घर पे बुलाया और घर पे बुला के मुझे बहुत मार खिलाया। तो पहले तो घर पे बुलाया और घर से बाहर निकाल दिया। सो फर्स्ट दिन फ्रॉम द अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना, उसमें हमने क्या कोएंजाइम में ऐड किया था। नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द कोएंजाइम ए। सो वी आर रिमूविंग दिस कोएंजाइम ए। नाउ जब हम कोएंजाइम ए रिमूव करते हैं, उसके बाद देखो ये सक्सिनाइल क्या बन जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या बनता है, सक्सिनेट बनता है, यानी कि हम एसिड बना रहे हैं, हम फिर से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, राइट। वी आर मेकिंग इट एसिड, एसिड की तरफ जा रहा है ना, तो अगेन एनर्जी लिबरेट होगी और उस एनर्जी को हम कैच कर लेते हैं एज अ GTP में। जैसे ATP होता है ना, वैसे GTP होता है। जैसे एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे ही ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। सो हम क्या लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं GDP। अरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया ये तो, अरे इंडिया का GDP याद आ गया मुझे, और मुझे क्या करना है भाई, तुम्हारा इंडिया है तुम। सो GDP आती है, और GDP से क्या बना, अरे ये क्या बोलते हैं इसको, GDP आएगा और GDP से बन जाता है GTP। तो हाई एनर्जी कंपाउंड हमने बना लिया। तो सर हमें तो ATP चाहिए होता है, ऐसा नहीं है, हमें GDP भी चाहिए होता है। GDP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेकेंडरी मैसेंजर। जब मैं रिसेप्टर पैथवे पढ़ाऊँगा ना इसी चैप्टर में, रिसेप्टर चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें देखना GDP का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेकेंड ईयर में तो सिर्फ GTP ही है, ATP कहीं दिखता ही नहीं सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। सो GDP आया और बन गया GTP, और जब ये लीवर में जाता है ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, ADP ला के और ATP बना सकते हैं और वापस ये बन जाएगा। समझ रहे हो ना कि हमने GTP से GTP बना दिया और उसको वापस ATP में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नीट याद आ रहा है, दो चीज़ें होती है, एक उधर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और एक दूसरा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वाला यार, हाँ वही वाला। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बना हमारा, फिर सक्सिनेट बन गया, राइट। अब सुनो, इसका एंजाइम का नाम कैसे लिखेंगे हम। हमारा ATP किधर बन रहा है, मतलब GTP किस साइड बन रहा है, हमारा GTP इस साइड बन रहा है या इस साइड बन रहा है, हमारा GTP इस साइड बन रहा है, राइट। देखो GTP, और मैंने तब पहले बताया था ना कि जब भी ATP बने तो काइनेज एंजाइम लिखना, राइट। मतलब जब भी फॉस्फोराइलेशन हो ना, जब भी फॉस्फोराइलेशन हो तो क्या लिखना है, काइनेज एंजाइम।
तो कौन सा नाम लिखोगे? सक्सिनेट लिखोगे और सक्सिनेट काइनेज लिखोगे। क्यों? क्योंकि जीटीपी इस साइड बन रहा है, राइट? बताया था ना, जिस साइड फॉस्फोराइलेशन होता है, जिस साइड फॉस्फोराइलेशन होगा उसी साइड का नाम लिखना होता है। पर इसमें क्या है, NADPH जिस साइड है ना उसका अपोजिट नाम लिखना है। समझ आया क्या? चलो, सो हम क्या कर रहे हैं, हमने सक्सिनाइल कोएंजाइम में से हमने बना दिया सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड, और हमारा एंजाइम का नाम क्या है? सक्सिनेट काइनेज। सक्सिनेट काइनेज हमारा एंजाइम का नाम है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो इतना समझ आया क्या? ये पूरा रिएक्शन देखो, यहाँ तक क्या था हमारा, यहाँ से लेके, एक मिनट रुकना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था? ऑक्सीडेशन प्लस डी कार्बोक्सिलेशन, है ना? तो हमारा बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद हम कहीं भी CO2 रिमूव नहीं कर पाएंगे। CO2 रिमूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक CO2 यहाँ रिमूव कर दिया, दूसरा CO2 यहाँ रिमूव कर दिया। यानी कि रीजनरेशन स्टेप कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट करती है। तो MCQ आ सकता है या फिर वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कि रीजनरेशन स्टेप क्रेब साइकिल में कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर मैं वाइवा लूँ तो मैं यही सवाल पूछूंगा, राइट? चलो, ओके। सो आफ्टर यहाँ पे आ गए ना, सक्सिनेट तक आ गए। अब सक्सिनेट से बनता है फ्यूमरेट। क्या बनता है? फ्यूमरेट। अब सुनो, इसमें क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली मतलब मैं स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है 4 कार्बन कंपाउंड, तो ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे होता है, ठीक है? एसिड वगैरह होते हैं। तो ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है ना, इसमें से क्या होता है, एक एंजाइम आता है और इसमें से 2 हाइड्रोजन चोरी कर ले आता है। जैसे कि अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन चोरी करूँ तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगी। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। समझ आया क्या? तो ऐसा ही रिएक्शन होता है। अगर तुमने मतलब अगर तुम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर ही दिया है, ऐसे नाम नहीं लिखा। स्ट्रक्चर, उसके नीचे नाम और फिर रिएक्शन बताया है। तो जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो देखोगे कि सक्सिनेट का स्ट्रक्चर ऐसे लंबा सा है और 4 कार्बन अरेंज है। फ्यूमरेट का भी स्ट्रक्चर सेम है, बस फ़र्क एक होता है कि एक जगह डबल बॉन्ड आ जाती है। उसी यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हुआ कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, वहाँ के 2 हाइड्रोजन एक एंजाइम ने ले लिया। एंजाइम ने नहीं, विटामिन ने। सो ये जो FAD है ना, FAD ये विटामिन है। अब मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सा विटामिन है? ये B कॉम्प्लेक्स में से एक आता है, ठीक है? ठीक है, चलो। सो इसने, इस FAD ने क्या किया, इसमें से 2 हाइड्रोजन इसने चोरी कर लिए और ये बन गया फिर फ्यूमरेट। तो सक्सिनेट कैसे कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में? उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दो तो बन जाता है फ्यूमरेट, ठीक है? अब सोचो, फिर से दिमाग लगाओ, अगर सक्सिनेट में से मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिया तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 2। अगर तुमने ऑक्सीडेटिव बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर पढ़ा है ना, वो चैप्टर इसमें ही था, इसमें ही होता है, पर निकाल के अलग से पढ़ाते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर में अगर तुमने पढ़ा है तो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 तक होता है, 6 मुँह से निकल गया। वो पूरे 5 कॉम्प्लेक्स, राइट? उसमें से सेकंड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है? सेकंड कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। नाउ आफ्टर द फ्यूमरेट में हम क्या करते हैं? ऐड वाटर। फ्यूमरेट में क्या करना है? ऐड वाटर। तो जैसे फ्यूमरेट में हम वाटर डालते हैं, बन जाता है मैलोनेट, ठीक है? क्या बनता है? मैलोनेट। एंड यू नो फॉर द फैक्ट दिस इज वन ऑफ द वाइवा क्वेश्चन, ठीक है? मेरे से भी पूछा है 2-3 बार। मैलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स ऑफ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। यानी कि कॉम्प्लेक्स 2 का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन है? तो मैलोनेट डिहाइड्रोजिनेस। और जब तुम एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे तो मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ज़रूर ये देखा होगा। अगर किसी ने MCQ सॉल्व किया होगा तो ये तुम्हें पता होगा, या फिर एग्जाम्पल्स में दिया होगा कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स में, कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का एग्जाम्पल बताओ, तो मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स 2 और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। समझ आया क्या? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि सक्सिनेट से बनता है फ्यूमरेट, और इस स्टेप में FAD क्या करता है? FADH2 बन जाता है, जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है? चलो, और ये हमें रीजनरेशन स्टेप पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब सुनो, मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स 2। अब सुनो, आसान है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है? मैलोनेट्स में से अगेन हाइड्रोजन निकलती है और बन जाता है क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
मैलोनेट में से अगेन हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे और बन जाएगा, क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब सुनो, जहाँ पे भी हाइड्रोजन हम निकालते हैं वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक NADPH यहाँ भी बनता है, एक NADH यहाँ भी बनता है। और इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, किस में से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, मैलोनेट में से, इसलिए बनता है मैलोनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ठीक है, यू गॉट दैट। दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। अगर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ, ठीक है, बस ऊपर से बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फिक्सेशन। फिक्सेशन कैसे किया हमने, एसिटाइल कोएंजाइम आया, पानी प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया सिट्रेट। ये हो गया कंडेंसेशन रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ द सिट्रेट सिंथेस एंजाइम। उसके बाद से इसको आइसोमराइज कर दिया तो बन गया आइसोसिट्रेट बाय द हेल्प ऑफ द सिस एकोनिटेज एंजाइम, और इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। और अगर रैट पॉइजनिंग हो गया तो फ्लूरोएसिटेट क्या करेगा, इसको इनिबिट कर देगा। फ्रॉम द आइसोसिट्रेट वी हैव टू मेक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये 2 स्टेप में बनता है। फर्स्ट स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप में होता है डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होती है और डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 रिलीज होता है। ऑक्सीडेशन के बाद बनता है ऑक्सैलोसक्सिनेट, डिकार्बोक्सिलेशन के बाद बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और एंजाइम का नाम क्या होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, और स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। नाउ आफ्टर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारा बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। ये क्या है, ये भी है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगा, और कोएंजाइम में किस में ऐड हो जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, राइट। तो बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सक्सिनाइल कोएंजाइम से बनाते हैं हम सक्सिनेट। तो सक्सिनेट बना तो GTP रिलीज हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं सक्सिनेट काइनेज। तो इसका नाम होता है सक्सिनेट काइनेज एंजाइम, राइट। सक्सिनेट के बाद क्या बना, फ्यूमरेट। कैसे बना, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, किसने निकाल दिया, FAD ने निकाला, तो बन गया FADH2, जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। और इस एंजाइम का नाम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डिहाइड्रोजनेस। कौन सा डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। क्यों, क्योंकि सक्सिनेट में से हमने क्या निकाला, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, इसलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और पीछे वाला भी एंजाइम क्या है, सक्सिनेट के नाम पे ही है। तो पीछे वाला एंजाइम सक्सिनेट काइनेज, आगे वाला एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 2, राइट। अच्छा, फ्यूमरेट में क्या डालो, वो पानी डाल दो, फ्यूमरेट में डालो पानी। एंजाइम का नाम होता है फ्यूमरेज। एंजाइम का नाम क्या होता है, फ्यूमरेज, तो बन जाए मैलोनेट। और मैलोनेट इज अ competitive inhibitor of the complex 2. After malonate we can also remove again hydrogen, we can remove hydrogen again, then it will become oxaloacetic acid और रिलीज होगा NADH, और एंजाइम का नाम क्या होगा, मैलोनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। सो दिस वाज द साइकिल। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास एक NADH यहाँ बना, एक NADH यहाँ बना, एक NADH यहाँ बना, 3 NADH हो गए। एक FADH यहाँ बना, एक GTP यहाँ बना। तो एनर्जी काउंट कैसे लिखोगे, 3 NADH, 1 FAD एंड 1 GTP। अगर इसको मैं ATP में कन्वर्ट कर दूँ तो 3 × 2.5। याद है ना, कल बताया था कि NADH होगा तो 2.5 लिखना। इसको कैसे लिखोगे, 1 × 1.5। इसको कैसे लिखोगे, 1 × 1। तो ये कैलकुलेट कर लेना जितना भी आता है। ठीक है, कितना आया, 3 × 1.5 एंड 1 × 3 × 2.5, 1 × 1.5 एंड 1 × 1। इसको कैलकुलेट करके लिखना, एनर्जी हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आता हूँ थोड़ा इनहिबिशन के ऊपर। तो पहला मैंने बता दिया कि रैट पॉइजनिंग में फ्लूरोएसिटेट क्या करेगा, सिस एकोनिटेज को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, आर्सेनिक क्या होता है, चलो ये बताता हूँ। अच्छा, ये वाला समझ गए ना, मैलोनेट किसको इनहिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स 2 को, जिसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ठीक है ना, आर्सेनाइड बना, आर्सेनाइड के बारे में बताता हूँ। आर्सेनाइड नॉर्मली मिलता है मेल्टिंग इंडस्ट्री में, माइनिंग की तरफ मिलता है, या फिर एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जब हम बनाते हैं ना, उसमें आर्सेनिक यूज़ होता है। तो जो भी एग्रीकल्चरल वर्कर्स है, जो माइन में काम करते हैं, या फिर फैक्ट्री में, मेल्टिंग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनमें आर्सेनाइड पॉइजनिंग होती है, राइट। और आर्सेनाइड पॉइजनिंग किसको इनहिबिट करता है, अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को। वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलो पहला एंजाइम हम पढ़ लेते हैं, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के बारे में। अच्छा सुनो, ये हमारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड उससे बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अब सुनो, अगर ज़्यादा सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन गया तो ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है, राइट। अब सुनो, इस पूरे पूरे साइकिल का काम क्या है, NADPH बनाना, NADH बनाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी है तो क्या आप इस साइकिल को चलाना चाहोगे, नहीं। तो NADH क्या करेगा, इस साइकिल को इनहिबिट कर देगा। मैं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपकी बॉडी में पहले से ही NADH बहुत ज़्यादा है तो आप ये साइकिल क्यों करोगे, तो दिस विल इनहिबिट दिस साइकिल,
अगेन मैंने अभी बताया आर्सेनाइड किसको इनहिबिट करता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। देखो यहाँ पे रैट पॉइजनिंग में फ्लूरोएसिटेट था, फ्लूरोएसिटेट सिस एकोनिटेज को इनहिबिट करता है, पर यहाँ पे जो आर्सेनाइड है ना वो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। नाउ कैल्शियम इसको स्टिमुलेट करता है। सर ये कैसे याद करें, बहुत आसान है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम रिलीज होती है तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो अगर जब भी कैल्शियम रिलीज होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी प्लस एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज होती है। याद करो जब मैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करता है, यस ग्लाइकोलिसिस में जितने भी रिएक्शंस होते थे उनको स्टिमुलेट करता है कैल्शियम। जैसे लिंक रिएक्शन, एग्जांपल लिंक रिएक्शन में हमारा जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का जो फॉस्फेटेज एंजाइम था, राइट, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स फॉस्फेटेज को फॉस्फेट हटाने वाला फॉस्फेटेज जो एंजाइम था उसको कैल्शियम इनहिबिट करता था, स्टिमुलेट करता था ताकि वो फॉस्फेट हटा दे और एंजाइम एक्टिवेट हो जाए, राइट। तो दैट इज एग्जांपल। अगेन कैल्शियम इज ऑल्सो स्टिमुलेटिंग दिस एंजाइम टू इंक्रीज द साइकिल एंड टू प्रोड्यूस द NADH मोर। ठीक है, चलो इतना समझ आया क्या। तो अच्छा अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या क्या आता है कि राइट अबाउट द क्रेब साइकिल, ठीक है, यानी कि क्रेब साइकिल बनाओ, क्रेब साइकिल बनाओ। तो आपने क्रेब साइकिल बना लिया। दूसरा आता है कि एनर्जी काउंट बताओ। तो ये रहा एनर्जी काउंट, तो आपने क्रेब साइकिल बना दिया, आपने एनर्जी काउंट बना दिया। 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना होता है तो ये लिख लो, इनहिबिशंस ऑफ द क्रेब साइकिल। तो कौन कौन इनहिबिट करता है, अगर एग्जाम में पूछे ना कि इनहिबिशंस ऑफ द क्रेब साइकिल तो ये 3 लिखना, फ्लोरासिटेट, आर्सेनाइड एंड मैलोनेट। तो दिस 3 आर द इनहिबिटर्स ऑफ द क्रेब साइकिल। क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस 3 आर द इनहिबिटर्स ऑफ द क्रेब साइकिल। तो एग्जाम में पूछे कि इनहिबिटर क्या है तो ये बताना। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से, पहला क्रेब साइकिल को ड्रॉ करना हो गया, सेकंड एनर्जी काउंट हो गया, थर्ड हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्रेब साइकिल का इनहिबिशन हो गया। नाउ तीन चीज़ें और बाकी है, कौन कौन, एक मेटाबॉलिक क्या बोलते हैं एनाप्लूरोटिक रिएक्शंस एंड दिस इम्पोर्टेंस ये क्या बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ द TCA। हो सांसें, पानी पीना पड़ेगा भाई, थक गया, 1 मिनट। लगातार बोल बोल के दिमाग खराब हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सर कॉपी मत करो कैरी मिनाटी का, क्यों ना करो बे। क्या पढ़ा रहा था मैं, क्रेब साइकिल, दिमाग ही उड़ गया। अब सुनो इम्पोर्टेंट बात, हमें रेगुलेशन पढ़ना है। मैं तुम्हें रेगुलेशन पढ़ा रहा हूँ। रेगुलेशन मतलब कि क्रेब साइकिल कैसे कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल क्यों करना है सर, एनर्जी बनाओ ना, एनर्जी तो चाहिए हमें, नींद आ जाती है, कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है भाई। कंट्रोल नहीं करोगे तो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो क्या बोल रहा था मैं, रेगुलेशन। तो हमें 3 एंजाइम के ऊपर रेगुलेट करना है, ठीक है। कौन कौन से, ये देखो, हम रेगुलेशन करेंगे, एक हमारा सिट्रेट सिंथेस को, एक रेगुलेशन हो गया हमारा सिस एकोनिडेज को, और तीसरा रेगुलेशन होगा हमारा ये वाला अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को। तो यही 3 एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी एंजाइम्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलो इन तीनों को इनहिबिट किया जाए, आ जाओ। अब सुनो, पहले तो मैं एक बाबा जी का मंत्र बताता हूँ, उसके बाद देखो ये वाले, देखो ये लाइन, ओवरऑल पूरी बुक की कहानी ओवरऑल सिंपल। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, पहले मुझे बताओ क्रेब साइकिल का अल्टीमेट गोल क्या है। क्रेब साइकिल का अल्टीमेट गोल है NADH को बनाना। उसका मतलब क्या है, एनर्जी बनाना। उसका मतलब क्या है, ATP इंक्रीज करना। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर तुम्हारी बॉडी में पहले से ATP है तो तुम क्या क्रेब साइकिल करोगे, नहीं। तो तुम क्या करोगे, क्रेब साइकिल को इनहिबिट कर दोगे। अगर आपकी बॉडी में पहले से NADH है तो आप क्रेब साइकिल करोगे क्या, नहीं, आप क्रेब साइकिल को इनहिबिट कर दोगे, सिंपल सी बात है। पर अगर आपकी बॉडी में ATP नहीं है, यानी कि ADP ज़्यादा है, कल ही बताया था ना लॉजिक, अगर ATP ज़्यादा नहीं होता तो ADP ज़्यादा होता है। क्यों सर, क्यों, कैसे, क्योंकि बेटा ATP से ही क्या बनता है, ADP से ही क्या बनता है, ATP बाय द एडिंग ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर मैं ADP में फॉस्फेट ग्रुप डाल दूं तो बनेगा ATP, राइट। तो अगर ATP ज़्यादा नहीं है तो क्या ज़्यादा है, ADP ज़्यादा है।
तो अगर आपकी बॉडी में एडीपी ज़्यादा है तो आप क्या करना चाहोगे? क्रेब साइकिल करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? आप करना चाहोगे, राइट। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है तो तो क्या होगा? क्रेब साइकिल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमें एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, इसलिए क्रेब साइकिल इंक्रीज हो जाती है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये देखो, ये सिट्रेट सिंथेसिस है, यानी कि अगर ये वाला एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो ये क्रेब साइकिल को इंक्रीज कर देगा, है ना, ये क्रेब साइकिल को इंक्रीज कर देगा। तो एटीपी क्या करेगा? इसको एटीपी इनिबिट कर देगा, क्योंकि एटीपी ज़्यादा है तो आप नहीं चाहोगे क्रेब साइकिल करे, तो इसको इनिबिट कर देगा। एनएडीएच क्या करेगा? एनएडीएच ज़्यादा हो यानी कि क्रेब साइकिल इनिबिट हो जाएगी, तो क्रेब साइकिल इनिबिट हो गई यानी कि इस एंजाइम को हम इनिबिट कर देंगे। लॉजिक समझ आया कि मैं बोल रहा हूँ जो सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम है ना, ये वाली, कौन सी सर? अरे बेटा ये वाली, अगर इसकी एक्टिविटी बढ़ गई तो ये क्रेब साइकिल को तो कर देगा ना, इंक्रीज कर देगा क्रेब साइकिल, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इनिबिट कर देते हैं। कहाँ गया वो? तो अगर एटीपी ज़्यादा है तो क्रेब साइकिल इनिबिट हो जाएगी, अगर एनएडीएच ज़्यादा है तो क्रेब साइकिल इनिबिट हो जाएगी। अब वही सोचो, सिट्रेट ज़्यादा हो गया, मतलब ये जो सिट्रेट सिंथेस है ये क्या कर रहा है? सिट्रेट को सिंथेसाइज कर रहा है। तो अगर इसने ज़्यादा सिट्रेट सिंथेसाइज कर दिया तो सिट्रेट इसको ही क्या कर देता है? इनिबिट कर देता है। तो होता है ना सेल्फ इनिबिशन और सुसाइडल इनिबिशन, की जो एंजाइम जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट उसी को इनिबिट कर देता है, उसको सुसाइडल इनिबिशन बोलते हैं, या फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट में तो पॉजिटिव होता है, गलती से मुंह से निकल गई, वाह बहुत गलती हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, वो मत बोलना। तो जैसे कि सिट्रेट है, सिट्रेट क्या करेगा? खुद को इनिबिट कर देगा, खुद का बनना रोक देगा, राइट। अब जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कहाँ पे था? एकदम लास्ट वाले प्रोसेस में, रीजनरेशन प्रोसेस में, जहाँ पे हमारा रीजनरेशन स्टार्ट हो रहा था, यानी कि पूरी क्रेब साइकिल आधी चली गई है। तो अगर क्रेब साइकिल आधी चली गई है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ज़्यादा बन गया तो सक्सिनाइल कोएंजाइम क्या करेगा? इनिबिट कर देगा। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनिबिट्स सिट्रेट सिंथेस, प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम में ऑल्सो इनिबिट्स कौन सा? ये देखो 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 दिखा दो, देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम में ऑल्सो इनिबिट्स अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में इसको तो इनिबिट करता ही है, इसको भी इनिबिट कर देता है, पर सिट्रेट किसको इनिबिट करता है? सिर्फ इसको इनिबिट करता है। तो सर सिट्रेट इसको क्यों नहीं इनिबिट करेगा? अरे बेटा भैंचोद, ओ भाई गलती से गाली निकली, ठीक है, चलो कुछ नहीं होता, नहीं एडिट करूँगा मैं गाली, इतना टाइम नहीं है, दिमाग का दही हुआ पड़ा है। वीडियो पॉज करके 10 मिनट हंस लिया मैंने। चलो मैं क्या बता रहा था वो खुद ही भूल गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि सक्सिनाइल को कहाँ गया वो? सक्सिनाइल कोएंजाइम में इसको तो इनिबिट करता ही है, पर इसको भी इनिबिट कर देता है। पर सर ये सिट्रेट इसको क्यों नहीं इनिबिट करता है? तुम खुद दिमाग लगाओ भाई। अगर ये वाला बन गया, अगर ये इसको इनिबिट कर देगा तो प्रोसेस आगे जाएगी नहीं। तो ऑलवेज प्रोडक्ट जो है ना वो पीछे वाले को इनिबिट करता है, आगे वाले को भी इनिबिट नहीं करता, ठीक है। चलो मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पीछे को इनिबिट करेगा, आगे इनिबिशन नहीं करेगी। जैसे ये देखो, ये वाला पीछे इनिबिट कर रहा है, पीछे इनिबिट कर रहा है, आगे इनिबिशन नहीं करता कोई भी, ठीक है। चलो नहीं एडिट करूँगा कसम से, समझ आया क्या? अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा था, अगर बॉडी में एडीपी ज़्यादा है, एडीपी मतलब सर हमारे पास एटीपी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एडीपी है। तो एडीपी है तो क्या होगा? इसको ये स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। अरे मैं ये सोच रहा था तुम्हारे एक बैचमेट को पढ़ा रहा हूँ तो उसको मैं बहुत गाली देता हूँ, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया कि वही है, दो भाई गाली। चलो नाउ हमारा एक एंजाइम हो गया, कौन सा एंजाइम? दिस वाला। वी आर डन विद दिस एंजाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एंजाइम, सिस एकोनिटेज। अब फिर से दिमाग लगाओ, अगर एटीपी ज़्यादा है तो क्या पे करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। तो एटीपी क्या करेगा? इसको इनिबिट। एनएडीएच क्या करेगा? इनिबिट। पर कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम विल इंक्रीज, कैल्शियम विल स्टिमुलेट इट ताकि क्रेब साइकिल बढ़ जाए। अगेन अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज पे आओ। कैल्शियम क्या करेगा? बताया था, स्टिमुलेट करता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या करेगा? पता है, इनिबिट करेगा, अभी बताया कुछ देर पहले, राइट।
ATP क्या करेगा, इनहिबिट करेगा कि बहुत ज़्यादा ATP है ना, नहीं चाहिए हमें ATP, छोड़ो भाई, है ना। NADPH क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है ओवरऑल, कि जब भी आपकी बॉडी में ATP NADH ज़्यादा है तो आप क्रेब साइकिल रोक दोगे, यानी कि क्रेब साइकिल इनहिबिट हो जाएगी। तो ये किस किस को इनहिबिट करते हैं, सिट्रेट सिंथेस को, सिस एक्योनेटेस को एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज को, इन्हीं तीन को इनहिबिट करते हैं। दूसरा ADP और कैल्शियम क्या करेगा, अगर ये दोनों ज़्यादा है तो क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। किसको किसको, अगेन वही तीनों एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सिस एक्योनेटेस एंड सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम, इनको कर देंगे। अब दो बाकी रह गए, जैसे कि ये वाला सिट्रेट, तो सिट्रेट सिर्फ करता है सिट्रेट सिंथेसिस को, क्योंकि उससे आगे नहीं कर पाएगा, राइट। पर सक्सिनाइल कोएंजाइम में अपने वाले को तो इनहिबिट करता है, जैसे अल्फा कीटोग्लूटरेट को करता भी है, तो इसको भी कर देता है, ठीक है। चलो, सो वी आर डन विद दिस रेगुलेशन इसका बहुत आसान है, आगे वाला रेगुलेशन मुश्किल है। तो इसके बाद हमारा एक पढ़ेंगे हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस पढ़ेंगे, उसमें रेगुलेशन नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें मैं रेगुलेशन भी बताऊंगा, तो उसका रेगुलेशन थोड़ा मुश्किल है, यानी कि ये 3rd वीडियो है, तो 5th वीडियो का जो रेगुलेशन है ना, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो, तो वी आर डन विद दिस। अब सुनो, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया ये इतना मेटाबॉलिक ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हो, तो आपने इसको मेटाबॉलिक ट्रैफिक साइकिल क्यों बोला, क्योंकि इसके जो ये सारे प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट ये और सबस्ट्रेट, ये कहीं और भी यूज़ होते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आप इनके मेटाबॉलिक रोल बताओ। अच्छा, मेटाबॉलिज्म में क्या कहता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब बनाना, कैटाबॉलिज्म का मतलब तोड़ देना, राइट। चलो, जैसे कि गर्लफ्रेंड होती है तो पहले कहती है घर पे आऊँगी तो आपका घर ठीक कर दूँगी, और शादी करके आती है तो घर बर्बाद कर देती है, वही वाला। तो एनाबॉलिज्म एंड द कैटाबॉलिज्म। तो अच्छा, मेटाबॉलिक रोल में पहले मैं कैटाबॉलिज्म समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपका क्रेब साइकिल है, तो क्रेब साइकिल का अल्टीमेट गोल क्या है, ATP बनाना, राइट। यानी कि क्रेब साइकिल का अल्टीमेट गोल है टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट्स इट। तो एसिटाइल कोएंजाइम लेना, उसे CO2 प्लस एनर्जी बना देना। तो कैटाबॉलिज्म, यानी कि जब साइकिल ऐसे चलती है, जब ये साइकिल ऐसे चलती है तो उसमें से ये CO2, ये एनर्जी जो निकलते हैं, राइट, तो ये कैटाबॉलिज्म है ना। तो हम एसिटाइल कोएंजाइम को तोड़ रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग डाउन द एसिटाइल कोएंजाइम A एंड वी आर प्रोड्यूसिंग CO2 एंड एनर्जी। तो ये कैटाबॉलिक रोल है इसका, यानी कैटाबॉलिज्म करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनाबॉलिक रोल क्या है, एनाबॉलिक रोल में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट्स है, जैसे कि ये सबस्ट्रेट, सपोज मैंने ये उठा लिया, ये सबस्ट्रेट सपोज ये वाला है, तो ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये वाला है तो ये कहाँ पे यूज़ होगा। तो अब हम यूजेस पढ़ेंगे, राइट। अब देखो, सुनो, देखो, ये जितने भी है ना, ये रटने वाले हैं, पर अगर तुम पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ लोगे तो पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ने के बाद ये बहुत आसान है, क्योंकि हर चैप्टर में से दो तीन बातें उठा के इधर रखी होती है, ठीक है, फर्स्ट वाले चैप्टर्स में। तो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, जिनको याद हो गया बहुत अच्छे, जिनको याद नहीं होगा वो उनको बाद में याद हो ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ हमें पढ़ना ही है, सारे चीज़ें मैं एक एक करके डिटेल में पढ़नी है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। एनाबॉलिक रोल क्या होता है कि जो भी सबस्ट्रेट है, जो भी आपका बीच में इंटरमीडिएट है क्रेब साइकिल का, वो कहीं और पे यूज़ होगा। तो चलो देखते हैं। सपोज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहाँ पे यूज़ होता है, एस्पार्टिक एसिड बनाने में। और एस्पार्टिक एसिड यूज़ होता है इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा इंटरमीडिएट है, कौन सा इंटरमीडिएट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि पहला ही इंटरमीडिएट था, उसी से तो स्टार्ट कर रहे थे। तो दिस इंटरमीडिएट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द एस्पार्टिक एसिड, राइट। और एस्पार्टिक एसिड से क्या बनता है, दिस इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट। आपको जब मैं एकदम लास्ट वाला, एकदम मेटाबॉलिज्म के हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, 28-38 वीडियोस पे जब हम आएंगे ना, उसमें हम दिखाऊंगा कि एस्पार्टिक एसिड जो है ना, दिस इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट और इंग्रेडिएंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन एंड द पायरिमिडिन, जो कि DNA और RNA बनाने में मदद करता है। तो आप सिंपल से ये लिख सकते हो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड will help to produce aspartic acid, and this will synthesize purine and pyrimidine and ultimately DNA and RNA का synthesis में help करता है क्रेब साइकिल, राइट। तो क्रेब साइकिल also help in the synthesis of the DNA and RNA indirectly, बहुत ही ज़्यादा
इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे उसके बाद डीएनए आरएनए बनेगा। बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट है पर बनता इसी से। ठीक है, चलो सीट्रेट। सीट्रेट तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ रहे थे। जो ये क्रेब साइकिल होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, पता है ना आपको। आप सुनो, सीट्रेट इन द साइटोसोल इट कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम से ही क्या बनता है, हमारा फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल बनता है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि एक एक करके बताओ फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम का फेट बताओ, तो मैं बताता गया। तो याद करो, देखो मैंने कोलेस्ट्रॉल तो ऊपर बोला भी नहीं था, फिर भी 5 चीज़ें मैंने बताई तुम्हें कि एसिटाइल कोएंजाइम से क्या क्या बनता है। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल एक और ऐड हो गया। तो एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो समझ गए ना कि अब तुम सिर्फ एसिड ये भी लिख सकते हो कि एसिटाइल कोएंजाइम में विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अच्छा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड क्या है? आपने अगर कभी, आपको केमिस्ट्री आती है क्या? मैं चलो कोशिश करता हूँ एक बार बताने की। मुझे पता है बाकियों को नहीं आती, काफ़ियों को नहीं आती, किसी को नहीं आती। ये देखो, अगर मैं कहूँ कि ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, मत कहना कि सर ये पढ़ा नहीं है, नीट में था ये, मैंने ही पढ़ा है। ठीक है, ये इससे क्या बनता है, ग्लूटामेट बनता है और ग्लूटेरिक एसिड बनता है। ग्लूटामेट बोलो या फिर ग्लूटेरिक एसिड बोलो, इसे बोलो। ग्लूटामेट क्यों लिखा है मैंने? अल्फा, मैं ये पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो चला जाता है बार बार। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है, इससे बनता है अब सुनो, ये नीट में था। ठीक है, ये बता रहा था कि जो हमारा कहाँ गया यार, जो हमारा ये है ना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये बनता है ये कन्वर्ट होता है ग्लूटामिक एसिड में। तो दिस वन इज ग्लूटामिक एसिड, और उसके बाद बनता है ग्लूटामिन। ठीक है, ग्लूटामिन। तो ये कैसे होता है, इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी होती है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ NH2, राइट, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ NH2, समझ आएगा कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बनता है ग्लूटामिक एसिड, जिसमें सिर्फ NH2 ऐड करते हैं। मतलब ये ऐसे होता है, NH2+4 ऐड करते हैं, ताकि अरे यार बाद में NH2 ही ऐड होता है, यहाँ पे बस कंपाउंड लिख देता हूँ जो कि एक्चुअल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में NH4 डाला, ग्लूटामिक एसिड बन गया, फिर NH4 डाला, ग्लूटामिन बन गया, राइट। तो ये है हमारा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो यही उधर लिखा पड़ा है कि कहाँ गया वो, वेयर इज इट। सो दिस वन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट इनटू द ग्लूटामेट, और आपको पता है ग्लूटामेट से ही बनता है गाबा। गाबा का होता है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो दिस क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज अल्टीमेटली प्रोड्यूस गिविंग राइज टू द गाबा, और गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपकी बॉडी में गाबा रिलीज हो गया तो आप सो जाओगे, समझे, आप क्या हो जाएगा, सो जाओगे। चलो, पता है मुझे, उससे भी सोते हैं, इससे भी सोते हैं। अब सुनो, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनता है, इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हीम सिंथेसिस एंड द कीटोलाइसिस। मैं आपको समझाता हूँ, जब हम हीम चैप्टर पढ़ेंगे ना, हीम चैप्टर मतलब हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, जब मैं हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कि 2 ग्लाइसिन प्लस 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम में गिव राइज टू द 8 स्टेप 8-9 स्टेप के बाद क्या बनता है, हीम बनता है। ठीक है, और अभी सर्च करने की कोशिश मत करना, वरना जब ये देखोगे ना तो मेटाबॉलिज्म पढ़ना बंद कर दोगे। ठीक है, तो वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक मैं कहूँगा ना, जो मुझे मेटाबॉलिज्म में लगता है, हीम मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इतने खतरनाक स्टेप्स है ना, देखोगे तो जान ही निकल जाएगी, जैसे उसको देख के निकलती थी कभी। हाँ, वही हो जाएगा। चलो, तो अब मैंने आपको क्या समझाया कि मेटाबॉलिक रोल क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक कैटाबॉलिक रोल और एक होता है एनाबॉलिक रोल, राइट। तो कैटाबॉलिक रोल में क्या है, सिंपल, एनर्जी रिलीज करना, काम खत्म। एनाबॉलिक रोल में क्या होता है, ये 4 चीज़ें लिखी है मैंने, याद कर लो।
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, एस्पार्टिक एसिड बनेगा, जो कि pyrimidine और DNA सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है। सिट्रेट या फिर एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनता है, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनेगा, गावा, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सक्सिनल कोएंजाइम से क्या बनता है, ये हीम सिंथेसिस होता है, जो कि हीमोग्लोबिन में इंपॉर्टेंट होता है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऐसे ऐसे कहानी लिख सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, एनाप्लूरेटिक रोल। अब सुनो, एनाप्लूरेटिक का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन विच स्टोर्स बैक्स द इंटरमीडिएट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि सपोज आपका ये मेटाबॉलिक एक पाथवे है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सुनो, ये मेटाबॉलिक पाथवे है। अगर मैं बोलूँ कि इस मेटाबॉलिक पाथवे में मेरा ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, मतलब ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला सबस्ट्रेट, ये वाला इंटरमीडिएट ख़त्म हो गया, अब मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो ये कहाँ से आएगा, तो ये आता है किसी और पाथवे से। ये उल्टा हो गया ना, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि इसका रोल क्या है, इसका एनाबॉलिक रोल क्या है। इसका एनाबॉलिक रोल है कि ये वाला प्रोडक्ट किसी अदर पाथवे में यूज़ होता है। अब इसका उल्टा सोचो, अगर ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गया तो किसी और पाथवे से आ सकता है। तो यानी कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमने अभी एनाबॉलिक रोल पढ़ा है ना, राइट, एनाप्लूरेटिक उसका उल्टा होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, हम इंटरमीडिएट का फंक्शन बताते हैं कि इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोज जैसे कि आपका एस्पार्टिक एसिड लेते हैं, देखो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड है ना, ये वाला, तो मैं बोल रहा हूँ एस्पार्टिक एसिड बनेगा इससे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एस्पार्टिक एसिड ख़त्म हो गया तो वो कहाँ से आएगा, तो वो इधर से आ जाएगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक एक करके धीरे धीरे समझाता हूँ। तो पहले ये वाला पढ़ लो कि रिएक्शन विच स्टोर्स बैक, रिएक्शन विच स्टोर्स बैक इंटरमीडिएट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। यानी कि आपकी मेटाबॉलिक पाथवे में कोई भी एक इंटरमीडिएट ख़त्म हो गया तो वो कहाँ से आएगा, वो किसी और रिएक्शन से आएगा। जैसे कि अगर सपोज आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ख़त्म हो गया, राइट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ख़त्म हो गया तो वो कहाँ से आता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम उसको रीजनरेट करता है पायरुवेट से। ये कौन से चैप्टर में सर, ये नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना, हाँ नेक्स्ट ये 5th वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। 5th वीडियो में 4 स्टेप्स पढ़, 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 4 इंपॉर्टेंट हमें रिएक्शंस पढ़ने होते हैं। उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, राइट। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, राइट, जिसमें हम क्या कहते हैं कि पायरुवेट से हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो ये 5th वीडियो में आएगी, समझ गए ना। जिनको याद हो रहा है याद करो, नहीं याद हो रहा है 5th वीडियो। उसके बाद देखो, अगर आपके बॉडी में अगर आपके क्रेब साइकिल में ये वाला इंटरमीडिएट ख़त्म हो गया, जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड गया, तो ये कहाँ से आएगा, इट विल कम फ्रॉम द ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट ट्रांस अमाइनेज, याद करो नीट वाला दिन जो मैं बोल रहा था, नीट वाला दिन, ये वाला रिएक्शन हमारी बुक में दिया था कि ग्लूटामेट से क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, जो कि ट्रांस अमाइनेज से होता है। ये वाला कौन से सर, ये कहाँ पे है, ये है एंजाइम वाला चैप्टर में। एंजाइम वाला चैप्टर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, ये रिएक्शन उधर की बने, ठीक है। तो ग्लूटामेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट एसिड बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांस अमाइनेज एंड डी अमाइनेज, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट बताओ, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में से बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। यानी कि अगर आपकी क्रेब साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम में चली गई, अगर आपकी क्रेब साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम में चली गई तो वो कहाँ से आएगी, वो आती है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम से। सर ये कौन से चैप्टर में पढ़ना है, ये पढ़ना है फैटी एसिड सिंथेसिस में। जब हम फैटी एसिड सिंथेसिस बोल रहा हूँ, बीटा ऑक्सीडेशन में। कहाँ पे पढ़ना है, बीटा ऑक्सीडेशन में। अब किस समझाता हूँ, बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपका फैट है उसको ब्रेक डाउन करना, जो भी आपका फैट है उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना। तो सपोज कोई ऑड नंबर का फैट है, जैसे कि 17 नंबर वाला फैट है, ठीक है, तो फैट कैसे ब्रेक डाउन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में ब्रेक होता है, एसिटाइल कोएंजाइम। पर ये तो 2 कार्बन वाला है, तो आपके 2 × 7 तो बन जाएंगे, 2 × 7 तो बन जाएंगे, पर एक 3 कार्बन का बच जाएगा, जैसे कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में। देखो यहाँ पे बना एसिटाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे बना प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम कितना बना, 7 दूना 14, यानी कि 14 कार्बन यूज हो गए, बच गए 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का प्रोपियोनाइल कोएंजाइम बन गया। तो इस प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम में, राइट, समझ आया क्या। तो जब हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, और ये वाइवा में बहुत पूछते हैं कि अगर जो अभी मैंने आपको समझाया ना, मुझे पता है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा,
पर जब हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बीटा ऑक्सीडेशन बायो में बहुत पूछते हैं कि अगर 13 कार्बन का कंपाउंड है, 13 कार्बन है, 20 कार्बन है, 16 कार्बन है, तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, कितने प्रोपियोनाइल कोएंजाइम बनेंगे। तो वहाँ पे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम से बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम है, और इसमें विटामिन B12 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर, आप इतना कितना कैसे याद करते हो? अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, तुम्हें भी याद हो जाएगा। बार बार पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। उसके पीछे जाते हो ना 10 बार, कहती है नहीं, फिर भी जाते हो ना बेशर्मों की तरह। बायोकेमिस्ट्री भी बुलाती है। तो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम से बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, राइट, जो कि हमें बीटा ऑक्सीडेशन में पढ़ना है। यूरिया साइकिल जब हम पढ़ेंगे ना, ये बहुत बड़ी साइकिल है, ये 12 नंबर का आता है, एकदम से खतरनाक लेवल का साइकिल है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़नी है हमें, और 4 स्टेप का रिएक्शन होता है, 2 फेजेस में होती है। साइटोसोलिक क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल फेजेस में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो यूरिया साइकिल में बनता है फ्यूमेरेट, वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट होता है। तो अगर फ्यूमेरेट खत्म हो गया तो कहाँ से आता है? यूरिया से आता है, यूरिया साइकिल से आता है। तो देखो, जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम खत्म हो गया तो कहाँ से आएगा? प्रोपियोनाइल कोएंजाइम से, बीटा ऑक्सीडेशन से। फ्यूमेरेट खत्म हो गया तो कहाँ से आएगा? यूरिया साइकिल से आएगा, राइट। वैसे ही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड खत्म हो गया तो कहाँ से आएगा? एस्पार्टिक एसिड से आएगा। सर ये भी बता दो कहाँ से आता है? ये आता है एंजाइम वाले चैप्टर में से। कहाँ से आता है? एंजाइम वाले चैप्टर में से। याद करो, SGOT, SGPT, सुना है ना नाम? इसका मतलब क्या है? ये सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलेट ट्रांसअमाइनेज, इसको ऐसे भी लिखते थे ना, AST। देखो, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, इसको बोलते हैं ना एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज। तो ये देखो, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, और ये ऑक्सैलो एसिटेट का ऐसे क्या है? सीरम ग्लूटराइल ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसअमाइनेज। तो ये दोनों सेम ही होते हैं। बोलते हैं ना कि SGOT इज सेम टू द AST। समझ आ रहा है क्या? तो ये वहाँ पे बनता है। तो एंजाइम वाले चैप्टर में इसको अच्छे से देख लेना, और लीवर वाले चैप्टर में भी ये लिखा है, मतलब लीवर के लाइव डायग्नोसिस में ये लिखा है। तो वी आर डन विथ ऑल दिस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? क्रेब साइकिल के बारे में आएगा, क्रेब साइकिल ड्रॉ करो। तो क्रेब साइकिल ड्रॉ कर दिया। अगर उसमें पूछा कि एनर्जी काउंट बताओ तो बताना, नहीं पूछा फिर भी बताना, ठीक है। इनहिबिटर्स पूछा तो भी बताना, नहीं पूछा तो भी बताना। तो इतना तो पूरा साथ में करना ही है ना। इंपॉर्टेंस पूछते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाई, ये कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ अ फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे। ये बताया क्या मैंने तुमने? ये वाला नहीं बताया ना, चलो ये बताता हूँ। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सिंपल है, दिस इज द फाइनल एंड द कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर द ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। माने कि ग्लूकोज जो हम पढ़ रहे थे ना, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में एक तो पहले ग्लाइकोलिसिस था, ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब साइकिल। तो दिस इज द फाइनल एंड द कॉमन पाथवे, दिस इज द फाइनल एंड द कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर द ग्लूकोज, राइट। नेक्स्ट, इट गिव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, मतलब क्या? ये NADH देता है एंड ATP देता है, FADH देता है, FADH2 देता है, राइट। तो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का मतलब क्या? जिसमें हाइड्रोजन है उसको रिड्यूसिंग बोलेंगे, और इक्विवेलेंट का मतलब क्या कि एनर्जी से इक्विवेलेंट है। जैसे ये वाला NADH, इसमें हाइड्रोजन है, ये रिड्यूस कंपाउंड है, और ये ATP दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट टू द एनर्जी। ये रिड्यूसिंग कंपाउंड रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट देता है। नाउ फैट इज बर्न ऑन द रिक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या? मैं भी समझाता हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फैट है तो वो ब्रेक डाउन होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, और एसिटाइल कोएंजाइम को पता है क्रेब साइकिल में जाके क्या करता है? एनर्जी देता है। तो देखो, फैट को हमने क्या कर दिया? बर्न कर दिया। हमने फैट को क्या कर दिया? जला दिया। तो फैट इज बर्न ऑन द रिक ऑफ द क्या? कार्बोहाइड्रेट। देखो, तो अगर एसिटाइल कोएंजाइम है, सी दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज कंबाइनिंग विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि ये कंपाउंड इससे कंबाइन होके तभी क्रेब साइकिल में जाता है। इसके बिना क्रेब साइकिल में नहीं जा पाएगा, इसके बिना क्रेब साइकिल में नहीं जा पाएगा। यानी कि दिस इज द फैट। कहाँ से आया? सपोज ये फैट्स है, फैट्स का क्या हुआ? बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया। बहुत सारा होता है बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन। अगर बीटा ऑक्सीडेशन हो गया तो उससे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में तभी एनर्जी रिलीज करेगा जब वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कंबाइन होगा। तो वही इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है इन लोगों ने, जो हमें समझ नहीं आती, कि फैट इज बर्न ऑन रिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट?
तो ऑक्सैलो एसीटेट के ऊपर। तो ऑक्सैलो एसीटेट से मिल के एसिटाइल कोएंजाइम में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वही लिखा है। दिस TCA हेल्प इन द अमाइनो एसिड सिंथेसिस। जैसे अभी बताया ना मैंने कि इस जैसे कि एलेनिन बनता है, पायरुवेट से एलेनिन बनता है, दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो पायरुवेट से एलेनिन बना, और भी जैसे कि एस्पार्टिक एसिड बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो भी क्रेब साइकिल के से सिंथेसाइज होते हैं। क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट से सिंथेसाइज होते हैं। कौन कौन से? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ओनली। क्यों नॉन एसेंशियल? क्योंकि तभी जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दिस इज ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द हीम, प्यूरिन एंड पायरिडीन। अभी बताया ना कि TCA का जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो हेल्प करता है हीम सिंथेसिस में। एस्पार्टिक एसिड्स हेल्प करता है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन सिंथेसिस में। तो DNA सिंथेसिस में भी क्या होगा, ये हेल्प करता है। इंटरमीडिएट ऑफ दिस पाथवे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द अदर पाथवे। सिंपल है कि इसके इंटरमीडिएट्स दूसरे पाथवे में काम आते हैं। समझ गए क्या? और रेगुलेशन फिर लिख देना, राइट। और ये वाला ओवरऑल बात याद रखना। उसके बाद मेटाबॉलिक, अगर पूछे ना कि मेटाबॉलिक रोल बताओ, तो एक कैटाबॉलिक रोल बता देना, एक मेटाबॉलिक रोल बता देना। और एनाप्यूरेटिक रिएक्शन ये वाइवा में पूछते हैं, तो ये सारे याद होना चाहिए तुम्हें। वैसे तो ये सारे याद हो जाएंगे, जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद हो जाएंगे, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। 1 घंटा 6 मिनट बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, तो चलो बाय बाय।